हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो बोल रहा है दो पाइप हैं, एक P1 और एक P2, जो एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरते हैं। मतलब जो 20 का वर्किंग कैपेसिटी है, 20 को 20 आवर, P1 को 20 आवर लगते हैं और P2 को 30 आवर्स लगते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है देवर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों को एक ही टाइम पे ओपन करा गया, बट पाइप P1 हैड टू क्लोज 5 आवर्स बिफोर द सिस्टर्न वाज फिल। अब यहाँ समझने की बात है कि जो पाइप P1 था उसे कितनी देर पहले बंद कर दिया गया? 5 घंटे पहले। कब? जब तक वो टंकी भरने से 5 घंटे पहले। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है कि उसे बंद कर दिया गया 5 घंटे पहले या उसने काम छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो हम क्या करते हैं, जो वो 5 घंटे था P1 को बंद करा गया। ठीक है, अभी देखो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं 60। इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो 3 यूनिट आ गई और इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। अब देखो टोटल वर्क था 60 यूनिट। 5 घंटे पहले P1 को बंद करा गया, तो 5 घंटे में P1 कितना काम कर लेता? 3 5 15। तो वो काम हम क्या करते हैं, उससे एक्स्ट्रा करा लेते हैं। तो अब जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया 75 यूनिट। अब हमें बताना है, क्या बताना है, हाउ मेनी आवर्स इन टोटल डिड इट टेक फॉर द 2 पाइप्स टू फिल द सिस्टर्न। टंकी को भरने में 2 पाइपों को कुल कितने घंटे लगे। तो जब भी ऐसा केस होता है ना कि वो 5 घंटे पहले छोड़ दिया या 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, वो काम उससे एक्स्ट्रा करा लेते हैं और उसे टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। तो अब टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 75 यूनिट। अब पता कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा दोनों को कंप्लीट करने में। तो 3 + 2 5 यूनिट से काम होगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 15 आवर्स। 5 × 5, 5 × 25, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 15 आवर्स। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड। तो 3 5 5 7 35 माइनस, तो पहले क्या करेंगे, ऑफ को रिमूव करेंगे। 8 2 16 प्लस का 6, तो +6 - 6, तो 35 - 10, आंसर विल बी 25। अब वो बोल रहा है एक कॉलेज में लड़का और लड़कियों का अनुपात है 5:6। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं तो 5x - 40, और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश लेती हैं तो 6x + 50। तो अनुपात क्या हो जाता है? 8:11। अब पूछा गया है लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या बतानी है तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5x माइनस में 440 = 6 8 48x प्लस में 5 8 40 400। तो ये 11 5 55। इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 7x = 840। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 120। और हमें गर्ल्स की बतानी है तो गर्ल्स कितनी है? 120 इंटू में 6, तो आंसर विल बी 720 गर्ल्स। From a point A, a tangent line is drawn to a circle with radius 7. एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 है, उस पे एक पॉइंट A से, ये पॉइंट A है, यहां से एक टेंजेंट बनाया गया है। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट अ सीकेंट इज ड्रॉन। यहां से एक सीकेंट ड्रॉ करी जाती है। सीकेंट क्या होती है? जो आपके सर्कल को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इज ड्रॉन टू अ सर्कल दैट कट्स एट B और C। वो B और C पे क्या करती है? कट करती है। एंड B इज द नियर, B नियर है, देन C। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? B से लेके C तक की हमसे लेंथ पूछी गई है। इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A इज 21 यूनिट। जो टेंजेंट है, टेंजेंट मान लेते ये D है, टेंजेंट की क्या लेंथ बता दी उसने? 21 यूनिट। और लेंथ ऑफ AB हमें बता दिया 14 यूनिट, और हमसे पूछी गई है C से लेके B तक की लेंथ। तो C से B तक की लेंथ को हम मान लेते हैं x यूनिट। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगता है? AD
डी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, तो 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है हमारे पास 14 और ए सी कितना है 14 प्लस में एक्स। तो ये हो गया 221 इज इक्वल्स टू में 196 प्लस में 14x। इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, सॉरी 221 नहीं 441, 21 से 441, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 245 इज इक्वल्स टू में 14x। आप इसे 14 से कैंसिल करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 17.5। तो देखो 14 1 14, 105 बचा, 14 7 98, तो 7 में एक ही था तो 17.5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वो बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द पोस्ट ऑफ CDEF। ये जो CDEF है इसका हमें एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो देखो इन सब का अगर हम आप टोटल कर देंगे तो रह जाएगा 28900, औसत के लिए 4 से डिवाइड, तो आंसर रह जाएगा 4 7 28, 2 2 5, तो आंसर विल बी 7225। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कह रहा है प्रणव ने 20% वर्ष साधारण ब्याज दर से कितना है ये 5,98,000 रुपीज बोरो करे। देखो 5,98,397 प्रणव ने साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर उसने क्या करा है बोरो करा है। तो देखो फर्स्ट ईयर के अंदर जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 20% से 119,679.4, ये उसका हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। आगे पढ़ लेते हैं। पर पहले वर्ष के अंत में वे उधार ली गई मूल राशि की वापस के लिए 24,284 रुपए वो क्या कर देता है रिटर्न कर देता है। जो उसका फर्स्ट ईयर था उसके एंड में ही रीपेज वो रिटर्न कर देता है, प्रिंसिपल रिटर्न करता है। तो ये उसका प्रिंसिपल था, इसमें से उसने कितना रिटर्न कर दिया 24,284 उसने रिटर्न कर दिए। तो अब जो उसका प्रिंसिपल बचा वो कितना हो गया 574,113। अब उसका जो प्रिंसिपल उसे रिटर्न करना है वो ये वाला प्रिंसिपल रिटर्न करना है। इफ प्रणव क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वो सब कुछ कब क्लियर कर रहा है सेकेंड ईयर में। तो देखो सेकेंड ईयर के ऊपर भी फिर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 20% से, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 114,822.6। ये उसका हो गया सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने कहा है हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हमें बताना है टोटल सेकेंड ईयर में उसे क्या क्या रिटर्न करना है। तो देखो सेकेंड ईयर में उसे क्या रिटर्न करना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया 234,502 और ये रिटर्न करेगा सिंपल इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल जो उसने बोरो करा था। तो ये दोनों अमाउंट उसे क्या करने हैं रिटर्न करने। आप इन्हें आपस में प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 8,08,615 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुए 12 छात्रों का औसत था 62। अगर उनका औसत 62 था तो उनका जो टोटल था वो कितना हो गया, टोटल मार्क्स कितने हो गए 744 और बाकी के 68 है। मतलब बाकी जो संख्या हुई 18 बचे, 30 थे ना टोटल स्टूडेंट, तो 18 का जो औसत है वो 68 हुआ। तो उनके टोटल मार्क्स कितने हो गए 1224। तो इनका टोटल कर देते हैं, हो गया 1968। हमसे क्या पूछा गया कक्षा का औसत अंक बताइए। तो टोटल मार्क्स जो पूरी क्लास के थे वो 1968 और औसत के लिए 30 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65.6। ये टोटल क्लास का एवरेज आ जाएगा। यदि एक वृत्त एक खंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। तो हमें क्या बतानी है, इसकी त्रिज्या बतानी है, इसका रेडियस बताना है, फाइंड इट्स रेडियस। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। थीटा दे रखा है हमें 120 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
462, 12 3 जा तो 11 2 जा, 11 4 जा, 11 2 जा, देन 2 ये हो गया 21। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई में ये दोनों भी 21 हो गए, तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंपनी सी। अब देखो इसके अंदर उसने इनकम निकालने का एक अपना ही वो बता दिया हमें एक फॉर्मूला। इनकम का क्या फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर इनटू में प्रॉफिट परसेंट। अब हमें किसका बताना है, कंपनी सी का बताना है, और कौन से ईयर का बताना है 2003 का बताना है। तो यहाँ बताना है हमें, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 50 प्लस 50 इंटू 55%। तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो इन दोनों 50 प्लस 27.5 तो कितना हो गया 77.5। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक पाई चार्ट हमें दे रखा है और सब कुछ इसके अंदर हमें कैसा दे रखा है, डिग्री में गिवन है। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर, औसत एक्सपेंडिचर बताना है हमें किसके ऊपर, टेनिस किधर है, टेनिस का लिख लेते हैं, टेनिस, गोल्फ कौन सा है, फुटबॉल छोड़ के गोल्फ, प्लस 48 प्लस गोल्फ के बाद स्विमिंग 45 प्लस में और कौन सा है, बास्केटबॉल किधर है, ग्रीन में, प्लस का 52। ये हमें बताना है इसका औसत एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसके अंदर हमें बोला है कि जो अगर एक्सपेंडिचर है क्रिकेट के ऊपर वो कितना है 72 लाख। तो क्रिकेट किधर है अपना, क्रिकेट है ये स्विमिंग के बाद। तो ये हमें 60 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 लाख। 60 डिग्री की वैल्यू हमें दे दी 72 लाख। अगर मैं इसके अंदर से 100% का वैल्यू निकालूं तो 72 अपॉन में 60। अब देखो जब परसेंटेज होता था तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, अब डिग्री है तो हम इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि 1 डिग्री मतलब टोटल जो एंटायर डिग्री होती है वो किसके इक्वल होती है 360 डिग्री के। तो मल्टीप्लाई बाय 360, तो 6 जा तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 432। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 432 है और हमें बताना है ये वाले एक्सपेंडिचर का एवरेज। तो देखो ये आप प्लस करोगे इसका टोटल आ जाएगा 230 डिग्री। तो 432 मल्टीप्लाई बाय 230 डिवाइडेड बाय 360। यहां तक तो देखो इसका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, यहां तक क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा और हमें क्या बताना है इसका एवरेज, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 कट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है ना, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो कितना है उसका एवरेज एक्सपेंडिचर 69। टेन थीटा का हमें वैल्यू दे रखा है 5/8, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो ये क्या है हमारे पास a प्लस बी और ये क्या है हमारे पास a माइनस बी। रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से ये क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर कर देंगे, 5 5 जा 25 और 8 8 जा 64। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूं मैं आपके लिए, पी क्यू आर। ठीक है, अब पीटी क्या है मीडियन है, पीटी क्या है मीडियन है। जो मीडियन होती है वो दोनों ट्राइंगल्स को क्या करती है इक्वली डिवाइड करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो दोनों साइड क्या बन रहा है, ये दोनों साइड क्या बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, पहले इस साइड के ट्राइंगल में लगाएंगे। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी टी स्क्वायर प्लस में क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर
मेरे पास ये PT क्या थी, मीडियन थी। तो अगर मैं देखूं तो ये जो QT है और QR है, QT इज इक्वल्स टू में QR, सॉरी TR, QT इज इक्वल्स टू में TR। अगर मैं QT लिखना चाहूं तो QT लिखूं, और मैं चाहूं तो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, TR भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना। अभी इसको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। देन अभी इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में PT का स्क्वायर प्लस में TR का स्क्वायर। अब देखो, मैं TR की जगह QT भी लिख सकती हूँ, और QT मतलब दोनों को रेसिप्रोकल कर सकती, मतलब कोई सा भी मैं चूज कर सकती हूँ इसके अंदर से। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूं, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PT का स्क्वायर प्लस में QT का स्क्वायर। क्योंकि देखो दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो एक फॉर्मूला हमने देखा है, A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी। अब इसके अंदर देखो, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो गया 25 प्लस में ट्वाइस ऑफ, अगर मैं इसको फैक्टर करूं 1250 को, तो ये 625 को मतलब 25 के स्क्वायर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा प्लस में 1 माइनस में, अभी मैंने इसको सिर्फ न्यूमरेटर को ही थोड़ा सा फैक्टराइज करा है। अब इसके अंदर आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये, A प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास क्या है 25, ये मेरे पास A ही है, अगर मैं इसे A ही मानूं तो A स्क्वायर, और B मेरे पास क्या है इसके अंदर 1, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में, और अगर मैं A का सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो गया 625। अगर मैंने A को सिंप्लीफाई कर दिया तो 625, और अगर मैंने उसे ऐसे ही स्क्वायर की फॉर्म में रहने दिया तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में A मेरे पास क्या है 625, और इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो है मेरे पास क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, 25 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम ही रहने देते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। अब देखो इसकी 2 टर्म्स हो गई, ये वाली जो टर्म है ये 25 वाली, ये यहां तक ये B टर्म हो गई, और ये जो पूरी टर्म है आप इसे A टर्म मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, A प्लस बी, A माइनस बी। तो ये तो हमारे पास पूरा है A प्लस B और A माइनस बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी मैं डिनोमिनेटर दोबारा से नहीं लिख रही, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना बचा, 25 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25, तो 625 माइनस 25 प्लस 1, तो आंसर विल बी 601, ऑप्शन नंबर 3। बस इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाए ना कि ये कौन सी इसने आइडेंटिटी लगाई है, इसके अंदर मोस्टली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही लगी होती है। आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। अब इसके अंदर बोला है विच वन इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप इसको कर करके देख लो कि कौन सा नहीं है। वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई रहे कि ये नहीं है, और बाकी ये सब क्या है, डिविजिबल हैं। तो अगर आप चाहो तो करके देख लो, लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं तो है, नहीं तो नहीं है। बस 8 का यही डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट्स वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द गेन परसेंट, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये देखते हुए कि अनुभा ने अपनी स्कूटर को 23,358 में बेचा। सेलिंग प्राइस कितना है 23,358 और उसे उसके ऊपर गेन कितने का हुआ 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। हमें गेन परसेंट बताना है तो देखो पहले गेन निकाल लेते हैं, 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3893। ये इसका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि गेन परसेंट के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। तो इन दोनों का अगर आप आपस में माइनस कर दोगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 19465। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया और हमें क्या बताना है, उसका गेन परसेंटेज। तो बता देते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 एंड देन 5 3 ज़ा 15। ये 1 से कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 20%। गेन परसेंटेज कितना है 20%। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट करते हैं। The number of the appeared candidates from the Z from स्टेट Z, देखो ये वाले स्टेट की बात हो रही है, Z स्टेट की, इंक्रीज्ड बाय 100% फ्रॉम 2008 टू 2009। सपोज 2008 के अंदर अगर अपेयर्ड कैंडिडेट्स कितने थे, X थे, तो उसने बोला कि वो क्या हो गए, इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% का इंक्रीज हुआ मतलब देखो कोई भी चीज अपने अंदर क्या होती है, ऑलरेडी 100% होती है, अगर उसके अंदर आप एक और 100% का इंक्रीज कर दो तो नेट इंक्रीज कितना दिख रहा है आपको 200%। अगर 2008 में X स्टूडेंट्स थे तो यहाँ पे कितने हो गए, सिंपल 2 गुना हो गए। ठीक है, 2 गुना हो गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम द Z, अब उसने हमें जो ये Z है 2008 और 2009 के अंदर टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, बस हमें क्वालिफाइड का परसेंटेज दे रखा है, टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 552। और हमसे पूछा गया है क्या कि Z के अंदर 2009 में यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे। तो अब देखो उसने हमें डेटा किस चीज का दिया है, टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का हमें डेटा दे रखा है तो हम क्वालिफाइड स्टूडेंट से ही स्टार्ट करते हैं। अगर X के 70% क्वालिफाई हुए तो कितने क्वालिफाई हो गए 0.7x, और 2x के 80% क्वालिफाई हुए तो कितने क्वालिफाई हो गए 1.6x। तो टोटल क्वालिफाई कितने हुए 6 6 12 13, 2.3x। ठीक है, और 2.3x का वैल्यू हमें कितना दे दिया 552। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं 23 और ये इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10। तो हमारा कितना आ जाएगा 23 1 ज़ा 23 2 ज़ा 4 ज़ा, तो हमारा कितना आ गया 240। कितना आ गया 240 स्टूडेंट्स जो थे, 240 स्टूडेंट्स नहीं, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई। और हमें क्या बताना था 2009 में कितने अपेयर्ड थे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना था 2 2 ज़ा 4, 480 स्टूडेंट्स थे जो 2009 के अंदर अपेयर हुए थे। देखो आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा कब क्या बनना चाहिए 2, तो टेन थीटा 45 डिग्री पे क्या होता है 1, और कॉट थीटा भी क्या होता है 45 डिग्री पे 1, तो 1 + 1 2। तो हमसे क्या बताना था थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री। जब भी ऐसे अंडर रूट वाला होता है ना तो इसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है इसी को सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखो नीचे क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, अभी मैं इसको अंडर रूट में ही रखती हूँ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहाँ लिख के दिखाती हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर, और वो क्या होता है साइन स्क्वायर के बराबर, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर।
और ऊपर में अगर मैं इसको 1 माइनस कॉज स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यही सेम होगा यहाँ पे भी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉज का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसके स्क्वायर से जो रूट है दोनों पे है, ये न्यूमरेटर पे भी रूट है और डिनोमिनेटर पे भी रूट है ना, तो इसका रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर आप इंडिविजुअली अगर रूट लगाते तो दोनों जगह ऐसे रूट आता है, ये न्यूमरेटर का रूट, ये डिनोमिनेटर का रूट, तो दोनों के रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नीचे क्या बचा, सॉरी यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस प्लस में साइन 1 प्लस कॉस, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, पूरा एलसीएम लोगे तो नीचे से एक साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो प्लस से माइनस कैंसिल, 2 साइन थीटा, और तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूब, एक बंद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1152। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 1152 के। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, लंबाई क्या है घन के प्रत्येक पक्ष की, मतलब एक साइड की हमें क्या बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है, हमें a का वैल्यू बताना है। तो 6 को कट कर लेते हैं, 6 से ही कर देते हैं, 6 1 जा 6 9 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 192, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसके अगर आप वो बना दो फैक्टर्स तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके अंदर मतलब पेयरिंग कर दो 2 2 2, जो जो पेयर में है एक एक बाहर आ जाएगा, तो 2 8 बाहर आ गया, अंडर रूट में 3। ऑप्शन नंबर 4। देखो जब भी आपको इसको फैक्टर बनाने हो ना तो इसको 2 से मतलब क्या करते चलो, जैसे 2 इंटू मतलब 2 से डिवाइड करते चलो, ये 96 हो जाएगा, फिर देन 96 को अगेन 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 48, इसको ऐसे ही करते जाओ, मतलब 2 से डिवाइड करते जाओ और इसका फैक्टर बनाते जाओ। अब देखो ये तो मैंने बना के रखे थे, बट आप चाहो तो उसको ऐसे, जैसे छोटा नंबर होता है तो इजीली फैक्टर बन जाते हैं, बड़े नंबर के अंदर थोड़ा सा रह जाता है, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे ऐसे एलसीएम की तरह करके कर लो, जैसा ईजी रहे वैसे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वो कह रहा है एक कुकर पर 12,500 अंकित है, मतलब वो उसकी क्या है मार्क प्राइस है, 12,500 उसका मार्क प्राइस है। द डीलर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट, डीलर ने क्या करा है 6%, 6% और एक 4% ऑन इट, मतलब 3 बारी डिस्काउंट दिए, तो कितना करा 94% मल्टीप्लाई बाय 94% और 4% का डिस्काउंट दिया तो 96%। तो कुकर की शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कुकर। अब बस इसको क्या करना है, बस इसको तो सॉल्व ही करना है। 25 5 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16, फिर 4 6 जा 24, अगेन 25 5 और ये 25। अब आपको इसको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,603.20, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से देख लेता है, तो डिस्टेंस कितना है उनके बीच में 195, पुलिस और चोर के बीच में। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, मतलब दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। द स्पीड ऑफ अ थीफ, थीफ की स्पीड है 22, बट ये है किलोमीटर में, और जो हमारे डिस्टेंस था वो किस में था, मीटर में था। ये बात हमेशा नोट करने की होती है, क्योंकि आप किलोमीटर और मीटर को एक साथ नहीं कर सकते, आपको सब कुछ एक ही टर्म में लाना होता है। एंड द पुलिसमैन, जो पुलिसमैन का स्पीड है, ओब्वियसली पुलिसमैन तेज तेज भागेगा, वो किस स्पीड से भाग रहा है 27 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, हमें क्या बताना है हाउ फार, तो चोर उसके सामने कितनी दूर तक भाग सकता था, मतलब एक तरीके से जो थीफ ने
डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर हमें टाइम निकालना होता है कि थीफ कितने टाइम पे पकड़ा गया। तो टाइम कैसे होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 195 मीटर, और स्पीड कैसी होती है, रिलेटिव स्पीड लगती है। दो लोग अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस। तो कितना हो गया ये 5 किलोमीटर पर आवर, बट हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मीटर पर आवर में। तो हम इसको क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 18 यहाँ आता नीचे डिनोमिनेटर में, बट मैं रेसिप्रोकल में डायरेक्ट ऊपर ले गई। तो अभी तो हमारे पास क्या आ गया, इसका टाइम आया, बट हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू में टाइम। और डिस्टेंस किसका चाहिए, चोर का चाहिए। तो हमें स्पीड भी किसकी चाहिए, चोर की। तो कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, बट इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5/18 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 × 15, 5 9 × 45, तो 39 इंटू में 22 ये आपको करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी 858 मीटर तक चोर जो था वो भागा था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या करने से आपको मिल जाएगा। जो जितने भी ऑप्शन हैं आपको हर एक ऑप्शन को रख कर उसकी वैल्यू में देखना पड़ेगा, और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही ऑप्शन ठीक होगा। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 दिखा रहा है, बाकी ये आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग के अंदर आता है हमारे स्टेटमेंट वाले, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर कुछ नहीं होता, बट आपको अपने आप ही इसकी वैल्यूज को रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक काइट है ABCD, एक पतंग ABCD। देखो काइट का शेप बना देते हैं, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। वो कह रहा है द लॉन्गर डायगनल BD। तो अब लॉन्गर डायगनल कौन सा है, ये है BD। लंबे विकर्ण, जो सबसे लंबा विकर्ण है वो यही वाला होगा, B और D। अगर ये B है तो ये हो गया ABC। अब देखो जब काइट का अगर आप शेप बना रहे हो तो आपको एक चीज बहुत क्लियर होगी, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के, और AD किसके इक्वल होगा, DC के, और ये जो बीच की लाइन है BD, ये तो देखो कॉमन ही है दोनों के अंदर। अब वो बोल रहा है इफ ABD ये वाला एंगल उसने हमें बता दिया 54 डिग्री, ABD था, अब ये ADB ये वाला हमें दे दिया उसने 50 डिग्री। तो ये जो अगर दोनों मतलब तीनों एंगल मतलब ट्राइंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना हो गया 76 डिग्री। अब देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स थे मैंने आपको बताया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये बीच की लाइन क्या है, कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, देन द मेजर ऑफ DCB, ये एंगल हमें बताना है। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो एंगल A होगा वही एंगल C होगा, 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ये थोड़ा सा देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझने वाला है। इसके अंदर देखो 3 उम्मीदवार थे, X Y Z ने चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिकतम मत मिले। अगर आप देखो उसने हमें बताया है X को कितने वोट मिले हैं, Y से 30% ज्यादा, तो कितने मिले 130%। तो अगर आप देखो तो X को कितने वोट मिले हैं 1.3Y, जबकि Z को Y से 25% अधिकतम मत मिले हैं। तो Z को कितने वोट मिले हैं, Y से 25% ज्यादा, तो 125% मिले हैं। तो कितने मिले हैं उसे 1.25Y। X ने Z से 5000 मतों से आगे निकल गया। अब वो बोल रहा है कि X और Z के जो बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको देखो डिफरेंस दिख रहा है 0.05 का, 0.05 का डिफरेंस दिख रहा है, जो किसके इक्वल है, 5000 के इक्वल है। वो यही कहना चाह रहा है ना। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 5 नीचे चला जाएगा और इसको हटाओगे तो 100 आ गया।
तो हमारे पास यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 लाख। y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख यहाँ से। अभी हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इफ 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर कास्ट, वो कह रहा है कि सपोज आपके पास कितने वोट थे, टोटल वोट थे x, इसके अंदर सिर्फ 70% वोटर्स ने ही वोट दिए, तो कितना हुआ 0.71x। ये जो हमारे टोटल वोट्स थे वो इतने ही हैं। मतलब देखो, जो हमारे टोटल वोट्स थे उसके अंदर से सिर्फ 71% लोगों ने ही वोट दिए, जिसके अंदर कोई भी इनवैलिड वोट नहीं हुआ। तो x प्लस y प्लस z को जितने भी वोट मिले हैं वो कितने वोट हैं, 0.71x। इतनी बात समझ में आई कि अगर हमें जो इनके पास इनको वोट्स मिले हैं वो कितने होगा, 0.71x, क्योंकि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। और अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड को कितने वोट मिले, x को कितना वोट मिला था 1.3, y को 1.3y, इसको तो y, और z को कितना मिला था 1.25y। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 3.55y, जो किसके इक्वल है, 0.71x के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई कि जितने वोट्स पड़े थे वो तो तीनों के बीच में ही डिवाइड हो गए, और जो तीनों को वोट मिले हैं वो टोटल वोट्स के 71% है। और अब उसने हमसे क्या मांगा है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, हमसे उसने x का वैल्यू मांगा है, x का कितना वैल्यू है। तो देखो हमारे पास y का वैल्यू है, y पुट कर देते हैं, 3.55 इंटू में 1 लाख, 1 लाख हो गया ना, इसका डेसिमल हटा देते हैं 100, और x के लिए ये किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 0.71। ठीक है, इसका डेसिमल हटा देंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो 71 1 जा 71 5 जा, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ गए, x का वैल्यू कितना आ गया 5 लाख। ये थोड़ा सा समझने वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि बस उसके अंदर ये था कि जितने भी वोट्स x y z को मिले हैं, x y z को जितने भी वोट मिले हैं वो टोटल वोट का कितना है 71%, और x y z का हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, उसने सब कुछ y की टर्म्स में दिया था, तो x को मिले 1.35, z को 1.25 और y को y हम मान लेंगे, तो जो इन तीनों को वोट मिले हैं वो 71% के इक्वल हैं, और फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल। 25 देखते हैं, कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र में लंबाई और चौड़ाई का योग 9 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में सम ऑफ द लेंथ और ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का सम हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और उसका एरिया हमें दे रखा है 18, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें कितना दे रखा है 18 दे रखा है। इफ द लेंथ इज a, लेंथ को उसने a से डिनोट कर रखा है और ब्रेथ को उसने b से डिनोट कर रखा है, लंबाई को a से और चौड़ाई को b से। तो अब हमें क्या बताना है, ये बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये किसके इक्वल है 81 के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है हमारे पास 18, 18 2 जा 36 इज इक्वल्स टू में 81, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 45। अब देखो इधर पुट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 45 है, माइनस ए बी कितना था हमारे पास 18, तो आंसर विल बी 27। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एसएससी सीजीएल 2024 19 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।